क्योंकि ईशानी ने हमारे अलग होने की सही वजह किसी को नहीं बताई। खुद ही घुटती रही, सबके ताने सुनती रही। मीत बोला, ओ माय गॉड। डॉक्टर बोल पड़े, मुझे ईशानी जी को हिप्नोटाइज करने की परमिशन चाहिएगी। जी डॉक्टर, मीत ने जवाब दिया। डॉक्टर की असिस्टेंट ने उन दोनों को एक रूम में बैठाया जहाँ से वो उसे देख सकते थे। कुछ फॉर्म साइन कराने के बाद उन्हें हेडफोन दिए गए ताकि वे उसकी बातें सुन सकें। डॉक्टर अपने केबिन में गए। ईशानी वहाँ मौजूद थी और मीत और कविता दूसरे रूम से उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर के अंदर एंटर होते ही ईशानी ऐसे चौंकी जैसे वो किसी से बात कर रही हो और उसे पकड़ लिया गया हो। वो झेंप गई। डॉक्टर ने ये चीज़ नोट की। हेलो ईशानी जी, वो उसे सहज करते हुए बोल पड़े। हेलो सर, ईशानी ने जवाब दिया। सो अभी कैसा फील कर रही हैं आप? डॉक्टर ने उससे पूछा। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईशानी बोल पड़ी। वाओ दैट्स ग्रेट, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। पर मुझे यहाँ आपने दोबारा क्यों बुलवाया? ईशानी ने पूछा। ताकि जैसा अच्छा आप आज फील कर रही हैं हमेशा वैसा ही करें, डॉक्टर ने उसे समझाया। ओके, ईशानी ने कहा। अच्छा आप इधर आइए। वो एक थोड़े लंबे और आरामदायक सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगे। ईशानी ने वैसा ही किया। वो जाकर उस सोफे पर बैठ गई। आराम से बैठिए और अपना सर टिका लीजिए। वैसे आपको क्या पसंद है? उन्होंने उसकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश की। मतलब? ईशानी पूछ बैठी। मतलब किसी को ग्रीनरी पसंद होती है, किसी को माउंटेन। डॉक्टर उसे बातों में उलझा रहे थे। ईशानी शुरू में बहुत कंफ्यूज हुई कि उसे पसंद क्या है। कभी कुछ कहती, कभी कुछ, फिर थोड़ी देर में अपना आंसर बदल देती। आखिर में बोल पड़ी, मुझे पानी नहीं नहीं ग्रीनरी और ठहरा हुआ पानी देखना बहुत अच्छा लगता है। और फिर परेशान होने लगी। आप आराम से बैठिए, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा। हाँ हाँ कहते हुए ईशानी ने वैसा ही किया। डॉक्टर ने देखा वो थोड़ी अनस्टेबल लग रही थी। उन्होंने उसे थोड़ा कंफर्टेबल करवाने के लिए बोला। सुना है आपका बेटा बहुत क्यूट है। जी सर, ईशानी के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या नाम है उसका? डॉक्टर बस ये चाह रहे थे कि वो एकदम उस जोन में चली जाए जहाँ कोई तनाव ना हो। अंश। अंश नाम रखा है मैंने उसका। ईशानी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। कितने साल का है? अब डॉक्टर समझ रहे थे उससे कैसे बात करनी है। छोटा है सर बहुत, 4 साल 3 महीने 12 दिन का है, ईशानी बोल पड़ी। इतना याद रहता है आपको? डॉक्टर सोचते हुए बोले। सर एक एक दिन उसके बड़े होने का इंतज़ार किया है मैंने। ईशानी की आंखों में नमी थी। मीत खुद को संभाल तो रहा था पर हालत उसकी भी कोई अच्छी नहीं थी। उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था। कविता ने उसकी तरफ देखकर हाँ का इशारा किया जैसे वो ये चीज़ जानती है। उसे एक एक दिन गिनते देखा है मैंने, कविता ने कहा। गलती नहीं, पाप किया है मैंने, मीत भरे गले से बोल पड़ा। कविता क्या जवाब देती? अच्छा, डॉक्टर ने उसे मुस्कुरा कर कहा। अभी आपको थोड़ी सी नींद आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप खुश रहेंगी और अच्छे से जो भी दिख रहा है बताएंगी, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, डॉक्टर ने उसे समझाया। ओके डॉक्टर, ईशानी ने कहा। डॉक्टर ने अपनी फिंगर स्ट्रेट उसकी आंख के ऊपर रखी और उसे उनकी फिंगर को देखने को कहा। ईशानी आप यहाँ देखिए। ठीक है कहते हुए ईशानी ने ठीक वैसा ही किया। अब हम काउंट करेंगे, पहले 1 से 10, फिर रिवर्स 10 से 1 तक। डॉक्टर बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। ओके, डॉक्टर ने पूछा। यस डॉक्टर, वो बोली। ठीक है, आप फिंगर को देखिए और मेरे साथ शुरू कीजिए। कहते हुए डॉक्टर ने धीमे धीमे काउंटिंग शुरू कर दी। पहले 1 से 10 और फिर रिवर्स। ईशानी की आंखें भारी होने लगी। आपकी आंखें भारी होने लगी हैं। जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, जैसा जैसा डॉक्टर बोल रहे थे ठीक वैसा ही ईशानी के साथ भी हो रहा था। आपको नींद आ रही है? डॉक्टर ने कहा। ईशानी को नींद से आने लगी। डॉक्टर धीरे से बोले, देखिए कितनी ग्रीनरी दिख रही है सामने। आप नंगे पैरों से चलकर उस पर जा रही हैं। ओस की बूंदें हल्की हल्की आप पर बरस रही हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा? सामने पानी का तालाब है। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है, आंखों को सुकून देने वाला। ईशानी नींद के आगोश में जा चुकी थी। थोड़ी देर हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस चालू रहने और ईशानी के पूरी तरह हिप्नोटाइज होने के बाद डॉक्टर बोले, अंश अभी 3 साल का है। वो देखो सामने तुम्हारा घर है। वो दौर याद करो जब अंश का थर्ड बर्थडे था। ईशानी को वो टाइम याद आ गया जब अंश का थर्ड बर्थडे था। उसने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। छोटे छोटे बच्चों से भरा घर, हर तरफ चींची चेंचे का शोर। सुखी जी किचन में लगी हुई थी। कविता और अखिल भी आए थे। सब मुस्कुरा रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ खा रहे थे। अंश का मनपसंद गाना रिंगा रिंगा रोजेज बज रहा था। अरे अंश किसी बच्चे के साथ हाथापाई करने लगा। वो घबराते हुए बोली। रिलैक्स। पर ऐसा क्यों? डॉक्टर ने धीमी आवाज में पूछा।
उसकी एक फ्रेंड निया ने उससे यह कह दिया कि वो नाजायज़ है। ईशानी बंद आंखों से थोड़ा विचलित होते हुए बोली, पर ऐसा क्यों कहा था? वो कहाँ रहती थी? डॉक्टर ने कुरेदा। ईशानी सर हिलाने लगी। ईशानी जवाब दो, डॉक्टर ने दोबारा पूछा। उसी सोसाइटी में रहती थी, वो पार्टी में लेट आई थी। और अंश के पूछने पर वो ये कहने लगी कि उसके पापा ने उसे अंश के साथ खेलने से मना किया है क्योंकि वो नाजायज़ है। अंश बहुत रो रहा है, बार बार पूछ रहा है मेरे पापा कौन है। केक भी नहीं काटा उसने, लुढ़क कर सोफे पर गिर पड़ा। ईशानी की बंद आंखों से आंसू बहने लगे। मीत ने अपना हाथ सामने दीवार पर दे मारा। वो जानता था उससे सुना नहीं जाएगा, पर आज वो भाग नहीं सकता था। कविता ने देखा और वो बोली, सही कह रही है, इस खोखले समाज ने उसे जीने ही नहीं दिया। उसके बाद उसने सोसाइटी चेंज की थी और इस घर में जहाँ रह रही है शिफ्ट हुई। उसके बाद से वो अंश को किसी के साथ खेलने नहीं देती। वो बच्चा भी इतना समझदार है कि क्या बताऊं। कविता कहते कहते चुप हो गई। क्यों सुनी उसने इस खोखले समाज की? मीत परेशान सा बड़बड़ाया। अंश की वजह से, क्योंकि अंश के मन में कई सवाल उठ रहे थे, इसलिए वो घर उसने खाली किया। समझ सकता हूँ, कहते हुए मीत ने अपने गालों पर आए आंसू पोंछे। ईशानी थोड़ी असहज हुई कि डॉक्टर ने उसे दोबारा धीमे धीमे कहना शुरू किया, अंश जान है तुम्हारी? वो पल कितना हसीन था जब वो पैदा हुआ था। नन्हे नन्हे हाथ, उन हाथों में तुम्हारी उंगली। ईशानी को ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सो रही है और कोई सपना चल रहा है जो कि उसकी पास्ट लाइफ के बारे में है। अंश के नन्हे नन्हे हाथों ने उसकी उंगली पकड़ रखी है। छोटे छोटे पैर हवा में बार बार चला रहा था। आंखें पूरी खुल नहीं रही थी उसकी, पर कोशिश पूरी कर रहा था इस दुनिया को देखने की। छोटे छोटे लिप्स एकदम सफ़ेद, और अचानक से रोने लगा। ईशानी परेशान हो उठी। बाबू, मेरा बच्चा रोते नहीं। डॉक्टर ने उसे धीरे से पूछा, क्यों रोया था अंश? शायद मैंने उसे ठीक से उठा नहीं रखा था। मैंने गलती की, मैं अच्छी माँ नहीं। मैंने अपने बच्चे को रुलाया। ईशानी अपने अंदर भरे डर और अपनी नाकामयाबी के बारे में बात कर रही थी। मैंने पहली बार कोई इतना छोटा बच्चा गोद में लिया था। उसे मेरी वजह से कुछ हो गया था, मेरी गलती थी, मैं अच्छी माँ नहीं। ईशानी की भौहें तनने लगी। डॉक्टर ने उसे फिर से रिलैक्स किया। बचपन तो सबका अच्छा होता है, तुम्हारा भी अच्छा होगा, ज़रा याद करो वो टाइम। ईशानी ने खुद को घर में फुदकते पाया। इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी वो। डॉक्टर ने देखा उसके चेहरे पर बच्चों वाली निस्वार्थ मुस्कुराहट है। उन्होंने उसे हौले से कहा, याद करो बचपन में जब 7 साल की थी, वो वक्त तो बहुत अच्छा हुआ करता होगा, है ना? हाँ, तब मेरी एक दोस्त थी, टीना। ईशानी बच्चों की तरह खुश होकर बोली। उसका ये नाम मैंने रखा था। ईशानी बच्चों की तरह बोली। क्यों? डॉक्टर पूछ बैठा। क्योंकि उसके मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते थे और वो मेरे साथ रहती थी, और वो किसी को दिखाई भी नहीं देती थी, ईशानी बताने लगी। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। तो वो किसके साथ रहती थी? डॉक्टर ने धीमी धीमी आवाज़ में पूछा। मेरे साथ, कहते हुए ईशानी ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने डॉक्टर को देखा। रिलैक्स, डॉक्टर ने धीरे से कहा, आंखें बंद कर लो। और उन्होंने दोबारा पूछा, टीना किसी को दिखती क्यों नहीं थी? उसको जादू आता था, वो किसी को नहीं दिखती थी सिवाय मेरे। ईशानी बोलते हुए रहस्यमय तरीके से हंसने लगी। टीना के साथ तुम क्या करती थी? डॉक्टर ने पूछा। शुरू में तो वो बहुत छोटी थी, मेरे कंधे पर बैठी रहती थी। ईशानी की बातें बहुत डराने वाली थी। उसकी दिमागी हालत को बयान करती उसकी बातें। इस ईशानी को तो मीत और कविता दोनों नहीं जानते थे। क्या क्या छुपा रखा था उसने। तुम टीना के साथ क्या करती थी ईशानी? डॉक्टर ने दोबारा पूछा। खेलती थी, पर जब मार्क्स कम आते थे तो पापा की मार पड़ती थी। तब टीना दवाई भी लगाती थी। ईशानी आंखें बंद किए बोले जा रही थी। और क्या करती थी टीना? डॉक्टर ने उसे कुरेदा। बातें, दिन भर वो मेरे साथ रहती थी। हम खूब सारी बातें करते थे। ईशानी ऐसे बता रही थी जैसे वो उस वक्त उसी अतीत के पल को जी रही हो। बहुत खुश लग रही थी वो कि अचानक रोनी सूरत बनाकर बोली। फिर एक दिन चाचा और चाची घर पर आए। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो वो अब हमारे साथ ही रहेंगे। चाचा के बच्चों के साथ में खेलने में बिजी हो गई, तो मैंने टीना का ध्यान नहीं रखा, उसे खाना भी नहीं खिलाया और वो मुझे छोड़कर चली गई। ईशानी कहते हुए रोने लगी। हे भगवान, क्या है ये सब? कहते हुए मीत ने लंबी सांस ली। फिर टीना दोबारा कभी नहीं मिली? डॉक्टर ने पूछा। मिली थी, पर वो टीना नहीं थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और टीना जैसी लग भी नहीं रही थी। थोड़ी अलग थी। वो मेरी दोस्त बन गई।
तब मैं 10th में थी और कम मार्क्स आए थे और मुझे पापा ने बहुत डांटा था। उस रात वो आई थी जब मैं रो रही थी। उसने आकर मुझे कहा था, ये सब तेरे दुश्मन हैं, मैं तेरी दोस्त हूँ। बस वही मेरी दोस्त थी। डॉक्टर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो लड़की तब तब आई जब जब ईशानी ने खुद को अकेला समझा। उसके बाद टीना कब आई? मैंने कहा ना, दूसरी बार वो टीना नहीं थी, कोई और थी। ईशानी ने गुस्सा होते हुए कहा। उसका नाम नहीं रखा तुमने? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए आई थी बस, फिर चली गई। ईशानी बोल पड़ी। उसके बाद वो कब आई? डॉक्टर ने पूछा। वो फिर से आई थी जब मैं कॉलेज में थी, अपने पीजी में नियति के साथ। लेकिन ये लड़की तो उस लड़की से अलग थी। ईशानी कंफ्यूज होते हुए बोली। तब क्या हुआ था? डॉक्टर ने पूछा। नियति मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी, तो उस लड़की ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि नियति तुम्हारी दोस्त नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। पर वो सही नहीं कह रही थी। नियति मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने मुझसे लड़ाई की और कहा कि नियति उसकी और मेरी दोस्ती के बीच आ गई है। ईशानी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने उसे समझाया ऐसा नहीं है, पर वो नहीं मानी और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे हर उस इंसान से अलग करेगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। ईशानी दोबारा रोने लगी। उसके बाद मैंने उसे उस रात देखा था मीत के साथ। वो दो बिलोरी आंखें वैसी ही थी जैसी टीना की थी। उसने मेरा मीत मुझसे दूर किया था। मेरी दुश्मन थी, दोस्त नहीं। ईशानी ज़ोरों से रोने लगी। मीत ने उसकी बात कैसे मान ली? उसने मीत को ये कहा होगा मैं ख़राब हूँ, मुझसे दूर रहना है। मीत ने उसकी हर बात सुनी और मेरी एक भी नहीं। मीत बाहर से उसे देख रहा था और उसकी कही हर बात को सुन रहा था। कितनी अकेली थी तू ईशानी। मीत उसे देख ही नहीं पा रहा था। ये ईशानी उसकी ईशानी से एकदम अलग, ना जाने क्या क्या भर रखा था दिमाग में। ईशानी उसके बाद कब मिली तुम्हें? वो डॉक्टर ने पूछा। उसके बाद वो बहुत बार आई। वो जब भी आती थी अलग होती थी। उसमें शक्ल बदलने की ताकत थी। वो टीना ही थी, मुझे पता है, पर वो अपना चेहरा बदल बदल कर मुझसे मिलती थी। ईशानी खुद इतनी कंफ्यूज थी कि बेहोशी में भी उसका वो कन्फ्यूज़न साफ साफ देखा जा सकता था। डॉक्टर ने घड़ी देखी। डॉक्टर ने दोबारा पूछा। उसके बाद कब मिली वो तुम्हें? जब जब मुझे रोना आता था वो आ जाती। कभी दोस्त बनकर कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी कहती मैं तुम्हें मार दूंगी। कुछ समझ नहीं आता था उसका, ईशानी ने कहा। डॉक्टर ने लंबी सांस भरी। इससे ज़्यादा ईशानी को इस हालत में रखा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने धीरे से कहा, ओके ईशानी, अब हम काउंट करेंगे और फिर तुम नींद से जाग जाओगी। डॉक्टर ने उसे काउंट करने को कहा। पहले 10 से 1, फिर 1 से 10। उनके उठो कहते ही ईशानी की आंखें खुली। डॉक्टर ने अपनी असिस्टेंट को उसे संभाल कर पानी पिलाने को कहा और मीत के पास उस रूम में आए जहां वो ये सब देख रहा था। व्हाट्स रॉन्ग विद हर? मीत उनके आते ही पूछ बैठा। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पैरानाइड स्कीजोफ्रेनिया, डॉक्टर ने उसे बताया। मीत उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। इस बीमारी में वहम और रियल लाइफ के बीच की जो लाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ, डॉक्टर आगे बोले। उसे लगता है टीना नाम की कोई लड़की है जो पहले उसकी दोस्त थी और अब वो उसको तंग करने लगी है, जिससे वो बहुत डरने लगे क्योंकि वो हर उस चीज़ को उससे दूर कर देती है जिसे वो प्यार करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से हुआ है। असल में टीना नाम की कोई लड़की है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए टीना एक जीता जागता सच है, जिसे आपके लिए मैं हूँ एक जीता जागता इंसान। इस बीमारी के मरीज कम होते हैं, पर जितने भी केस मैंने देखे हैं सब एक दूसरे से अलग, सब वहम का शिकार। डॉक्टर समझा रहे थे। उस रात भी आपके साथ ईशानी ने किसी लड़की को देखा और उसके अनुसार वो लड़की टीना ही थी जिसने आपको अलग किया। ईशानी ने इस टीना नाम के झूठे किरदार को दिमाग में इस कदर घुसा रखा है कि उन्हें उस दिन आपकी दोस्त भी टीना लगी। एक्चुअली में वो दोनों सेम नहीं है। कल जब दोबारा उन्होंने उनकी तस्वीर देखी तो उसे टीना समझकर हाइपर हो गई। जो भी उन्हें दिखाई देता है हर बार उनका वहम होता है, जिसे उन्होंने टीना नाम दे रखा है। ये टीना अपने आप में एक झूठ है। दरअसल ये उनका वहम है बस, और कुछ नहीं। डॉक्टर लंबी सांस लेते हुए बोले। अकेलापन बेबुनियाद डर और वहम बीमारी की वजह है। डॉक्टर आगे बोले। बस यही इस मीत डर सा गया। इसको ठीक कैसे करना है डॉक्टर? मीत ने पूछा। अभी बहुत देर नहीं हुए, वरना पेशेंट जब यहाँ आते हैं तब शॉक ट्रीटमेंट और उन्हें रखने की ज़रूरत होती है। ईशानी अभी उस हालत तक नहीं पहुंची है। अपनों का प्यार और दवाई से उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो विल गो फॉर हार्ट ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने बताया। ओके, मीत ने कहा। मेरे एक मित्र हैं यूएसए में, वो भी साइकेट्रिस्ट हैं। मैं उनसे आज फ़ोन पर बात करता हूँ और आपको बताता हूँ। बस मेरी एक राय है, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे उन्हें लगे कि वो अकेली हैं
याद रखिएगा, उनके अकेले होते ही उनकी टीना उनके पास आ जाती है। शायद आप उनसे अलग नहीं हुए होते तो ये नौबत नहीं आती। आपके जाते ही वो बहुत अकेली हो गई और ये लड़की जिसके रूप कई हैं पर नाम सिर्फ टीना, वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आई होती। डॉक्टर ने कहा। वक्त कितना लगेगा उसे ठीक होने में? मीत ने रुआंसा होकर पूछा। सब कुछ ठीक रहा तो मोस्ट ऑफ केसेस में 3-4 महीने में रिकवरी शुरू हो जाती है, नहीं तो शॉक थेरेपी और बाकी के इलाज आजमाने होंगे। डॉक्टर ने कहा। नहीं, मीत एकदम सिहर सा उठा। मैं उसे शौक नहीं लगने दूंगा, मैं उसे दवाइयों से ठीक करके रहूंगा, मीत ने कहा। हम कहते हुए डॉक्टर वहां से चले गए। ईशानी को डॉक्टर की असिस्टेंट बाहर लेकर आई। वो बहुत थकी हुई सी लग रही थी, आखिर होगी भी, अपना पूरा अतीत चंद मिनटों में जी कर आई थी। डॉक्टर की असिस्टेंट ने मीत को दवाइयाँ बताई। मीत ने ईशानी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया कि उसने मना कर दिया। अभी इस मुकाम पर पहुंची नहीं मैं कि आपके सहारे की ज़रूरत हो, वो बोल पड़ी। मीत ने ज़बरदस्ती ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी उस हाथ को छुड़वाने के लिए उसे झटक रही थी और मीत अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहा था। ईशानी को भी उसका यूं हाथ थामना अच्छा लग रहा था, पर क्या करे, आदत से मजबूर। मीत और ईशानी एक दूसरे के सामने थे, आंखों में आंखें, और मीत के हाथों में ईशानी की कलाई। कि मीत के फ़ोन पर राइटर मिस्टर कपिल पॉल का फ़ोन आया। मीत ने फ़ोन उठाया तो वो सामने से बोले। हेलो सर, मैं और मेरी पत्नी सरला आज ऑफिस आए थे ईशानी से मिलने, तो पता चला ईशानी आपके साथ है। हम कल दोबारा ऑफिस आना चाहते हैं, क्या वो कल ऑफिस आएगी? नहीं, वो कल छुट्टी पर है। आपको मैं घर का एड्रेस देता हूँ, आप वहीं आ जाइए। कहते हुए मीत ने फ़ोन कट कर दिया, पर ईशानी की कलाई अभी तक नहीं छोड़ी थी। मीत ने उसे कुछ कहा नहीं था, पर आंखों से उसे ये बता दिया था कि वो चाहकर भी अब मीत से अलग नहीं हो पाएगी। कुछ देर में डॉक्टर की असिस्टेंट उनके पास आई। तब जाकर मीत ने अपनी पकड़ ढीली की। एक फोल्डर देते हुए उसने कहा, सर ये मैम की सारी डिटेल्स हैं, नेक्स्ट सेशन की डेट और टाइम सब कुछ मेंशन है। वो उसे दिखाते हुए बोली। और मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। ओके, मीत ने कहा। सारी इन्फॉर्मेशन लेकर मीत ईशानी और कविता के साथ वहां से बाहर आया। लिफ्ट में जब वो तीनों जा रहे थे कि एक हल्का सा झटका लगा। ईशानी डर गई और उसने बिना सोचे समझे मीत की बाह थाम ली। अगले ही पल वो अलग हो गई। मीत ने उसे देखा और शरारती मुस्कान के साथ आईब्रोज ऊंची नीची करने लगा। ईशानी ने बिना कुछ कहे ही पलकें झुका ली। सभी नीचे पार्किंग में आकर कार तक आ गए। कविता पीछे बैठी थी। मीत ने ईशानी के लिए गेट खोला। ईशानी बैठ गई। मीत ने बाहर से ही वीर को फ़ोन किया। वीर उस वक्त सुखी जी और अंश को उनके घर छोड़कर कार से मीत के घर जा रहा था। हेलो सर, वीर सामने से बोला। मेरे कपड़े, नॉवेल्स और सारा ज़रूरी सामान पैक करके ईशानी के घर पहुंचाओ, मीत ने कहा। ओके सर, हो जाएगा, वीर ने जवाब दिया। जल्दी, कहते हुए मीत कार में बैठ गया। ओके सर, कहते हुए वीर ने फ़ोन कट किया और जल्दी में मीत के घर पहुंचने लगा। मीत ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर देखा ईशानी कुछ खोई सी है। उसने उसके पास जाकर उसके साइड से सीट बेल्ट लेकर लगा दिया। इतना करीब था वो कि ईशानी की धड़कनें बढ़ गई और डर उसे ये था कि ये सब मीत को पता न चल जाए कि उसके साथ वो कितना अच्छा महसूस करती है। कविता पीछे से उनका यह ड्रामा बराबर देख रही थी। सर, आपका कोई भाई है? वो बोल पड़ी। नहीं, क्यों? मीत ने कहा। अगर हो तो नंबर दीजिएगा, कविता शरारती लहजे में बोली। मीत ने मुस्कुराकर कार स्टार्ट की और घर की तरफ निकलने लगे। उसने देखा राखी जी का फ़ोन था। उसने सोचा बाद में बात कर लूँगा और फ़ोन कट कर दिया। रात होने को थी। उधर किंजल को भी प्यार का डंक लग चुका था। उसे आज इस तरह अखिल का अपने करीब आना बहुत रोमांचित कर रहा था। वो अपने रूम में अपने फ़ोन पर अखिल का डीपी देख रही थी। समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि प्यार की भाषा तो वो जानती ही नहीं थी। जानती थी तो इतना कि अखिल के यूं उसके ऊपर गिर जाने से उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि कुछ अच्छी फीलिंग थी, कुछ परफेक्ट वाली फीलिंग। उसका यूं हर पल उसकी बात मानना उसे अच्छा लग रहा था। उसका यूं उसे हमेशा कंफर्टेबल फील करवाना अच्छा लग रहा था। वो फ़ोन में अखिल के चेहरे को देख रही थी कि उसने देखा सामने से अखिल ऑनलाइन है। उसने हाय का मैसेज किया। अखिल को जब से ये पता लगा था कि ईशानी और मीत हस्बैंड वाइफ थे, पहले तो अच्छा नहीं लगा, पर ह्यूमन नेचर जो अपना था ही नहीं, उसके लिए कब तक रोया जा सकता था। ईशानी को पाने की कोशिश से भी तो एक तरफा ही थी। कहाँ कभी ईशानी ने उसे हाँ किया था। आज किंजल के साथ हुआ हादसा भी शायद उसे ईशानी को भूलने में मदद कर रहा था। और किंजल का मैसेज देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जैसे वो इंतज़ार ही कर रहा था। उसने तुरंत ही हाय किया। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? किंजल पूछ बैठी। नथिंग स्पेशल, अखिल ने जवाब दिया। दोनों ऑफिस के अलावा इस तरह पहली बार बात कर रहे थे। कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है। जब प्यार होता है वो अलग ही दुनिया में चला जाता है, उसे बाकी लोग दिखाई ही नहीं देते। और वही दिन होते हैं जब इंसान सबसे ज़्यादा खुशनुमा होता है। किंजल के अंदर भी इमोशंस जाग रहे थे। शायद ये उसके सुधरने की तरफ पहला कदम हो। वीर जल्दी से मीत के घर पहुंचकर उसके रूम की तरफ गया। राखी जी ने यह नोट किया। वीर ने ट्रॉली निकाली और मीत के कबर्ड से कपड़े निकालने शुरू किए और उनके नॉवेल्स भी रखे। वो उसका सामान रखने में बिजी था कि राखी जी मीत के कमरे में एंटर हुई। मीत कहाँ है और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो भनभनाती हुई बोली। मैम, मीत सर ईशानी मैम के साथ हॉस्पिटल में थे। बी ने वो बता दिया जो उसे पता था। वाट? ये लड़की एक दिन मेरे बेटे को पागल करके रहेगी। मुझे इसका कुछ करना होगा, राखी जी गुस्से में बोली। वी ने कुछ नहीं कहा और मीत का सामान पैक करता रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मीत का सामान पैक होते हुए देख बोल पड़ी। मैम, सर के इंस्ट्रक्शन हैं कि उनका सामान पैक करके ईशानी मैम के घर भिजवाना है। वी ने जवाब दिया। पर ऐसा क्यों? राखी जी की त्योरियां चढ़ गई। वी ने कोई जवाब नहीं दिया। राखी जी का गुस्सा बढ़ने लगा। कितनी मुश्किल से बाहर निकाला था उसे, अब दोबारा बड़बड़ाते हुए राखी जी ने मीत के फ़ोन पर फ़ोन किया। तब वो कार ड्राइव कर रहा था। उसने देखा और फ़ोन ना उठाते हुए कट कर दिया। अब राखी जी का गुस्सा आपे से बाहर था। पता नहीं क्यों वो साथ देना ही नहीं चाहती थी। कभी कभी अपना ईगो भूलकर ये भी देखना चाहिए कि उनके अपने बच्चे की खुशी किस चीज़ में है। पर नहीं, वो लगी हुई थी मीत को ईशानी से अलग करने में। उधर मीत अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसकी नज़र बराबर साइड में बैठी ईशानी पर थी और ईशानी की नज़रें बाहर दौड़ती भागती गुजरती सड़क पर। कभी मीत ईशानी को देखता तो कभी ईशानी की नज़रें चोरी चोरी मीत की तरफ जाती और कविता की उन दोनों पर। थोड़ी चुप्पी के बाद मीत सर, कविता बोल पड़ी। कविता, तुम मुझे मीत बुला सकती हो। वैसे भी अंश ने मुझे बहुत कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। वो उसे तंग करते हुए बोला। उसने तो मुझे नौकरी से निकलवाने की पूरी तैयारी की हुई है। कहते हुए कविता हंसने लगी। हाँ वो तो है, कहते हुए मीत हंसने लगा। ईशानी, ज़रा गाने वाने चला लो। इतने गंभीर माहौल में कहीं मेरे प्राण पखेरु हुए न उड़ जाएं। कैसे रह लेते हो तुम लोग? मतलब मोहब्बत न हुई सज़ा हो गई। ईशानी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और मीत ने गाने का वॉल्यूम बढ़ाया। गाना बज रहा था। दरवाज़ा खुला छोड़ आई नींद के मारे। वाह क्या गाना है! कविता ज़ोरों से हंसने लगी। मीत ने दूसरा चैनल लगाया। मेरे होंठों को सीने से यार। अब कविता और ज़्यादा खुश हो गई और साथ में गाने लगी। चिपकाले सैया फेविकोल से। ईशानी ने उसे देखा और चैनल बदलने के लिए जैसे ही हाथ एफएम की तरफ बढ़ाया, उसका हाथ मीत के हाथ से टच हो गया। पीछे से कविता जोर जोर से गा रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। मीत ने दोबारा चैनल बदला। इस बार गाना बज रहा था, सर का एलियो खटिया जाड़ा लगे। वाह क्या गाने आ रहे हैं आज तो, मतलब किडनी लंग्स सब बाहर आ जाए। कविता पीछे से और खुश होते हुए बोली। मीत ने हंसते हुए एफएम बंद ही कर दिया। क्या यार, दोनों बोरिंग है। कविता बड़बड़ाई। चुप रहे, ईशानी ने उसे डांटते हुए कहा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद कविता बोली। अच्छा, आज मॉम डैड आए हैं तो मुझे रास्ते में घर पर ड्रॉप करके तुम दोनों निकल जाना। क्यों, फिर कोई लड़का देख लिया उन्होंने? ईशानी बोल पड़ी। हाँ यार, शादी शादी करते रहते हैं। यहीं का लड़का है, लास्ट मंथ बताया था ना तुझे। तो बस वो मिलने आ रहे हैं, कविता बोल पड़ी। पर उसे तो तूने रिजेक्ट कर दिया था। मेरी पीठ पीछे क्या क्या किया तूने? ईशानी उसे देखते हुए बोली। अरे 2-3 दिनों से तू परेशान थी इसलिए बता नहीं पाई, और ज़्यादा कुछ नहीं। 1-2 मुलाकात हो गई उससे, एक तो कल रात ही हुई थी। अच्छा लगा तो बता दिया घर पर, बस उन्होंने सुबह की फ़्लाइट पकड़ ली। कविता बिंदास बता रही थी। तूने टेस्ट ड्राइव ले ली मतलब? मीत बोल पड़ा। ईशानी ने सर हिला के मीत की तरफ देखा। हाँ, पापा मम्मा बहुत ज़िद कर रहे हैं शादी कर लो। अब उन्हें कौन बताए शादी के बाद ये हाल होता है। वो उन दोनों की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली। उसके इतना कहते ही मीत की आंखें ईशानी पर थी और ईशानी की मीत पर। तुम दोनों की तो गुजर चुकी है। ऐसे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे शादी करनी है भैया, सामने देखो। उसने मीत से कहा। मीत के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी जो ईशानी के उसकी तरफ देखने से आई। ईशानी ने झट से अपना मुंह फेर लिया। कुछ देर में कविता की बिल्डिंग आ चुकी थी। उसने उतरकर मीत को थैंक यू कहा और ईशानी से कहा, टेक केयर, मैं मिलने आऊँगी। हाँ, और लड़के का फ़ोटो व्हाट्सअप कर देना, ज़रा हम भी तो देखें। अच्छा, मम्मा के फ़ोन पर करना, मेरा फ़ोन अभी आया नहीं है। ईशानी बोल पड़ी।
मीत के कानों में ये बात पड़ी। उसने झट से वीर को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। वीर ने मैसेज देखा। अब तक वो मीत का सामान पैक कर चुका था और कार में रख के निकल ही रहा था। उसने रिप्लाई किया, ओके सर, और निकल गया। कविता और ईशानी बातों में लगी थी। वही लड़कियों वाली आदत, बाय के बाद भी आधा घंटा बिना टॉपिक के बात करने का हुनर सबके पास कहाँ होता है। हाँ हाँ कर दूंगी, कविता ने कहा। गाने चला लेना, बहुत सही गाने चल रहे हैं आज, एकदम गर्म माहौल बना हुआ था। कविता उन्हें तंग करते हुए बोल पड़ी। हाँ अब जाओ तुम, मीत ने कहा। कविता मुंह बनाकर चली गई। मीत हंसने लगा। उसने कार स्टार्ट की थी। अब कार में सिर्फ मीत और ईशानी थे, और साथ थे उनके जज्बात और अधूरी तमन्नाएं। सही कहा है, सच ही कहा है, ये अधूरी चाहते ही तो जिंदगी जीने का सबब देती है। अगर सब कुछ हासिल हो जाए तो तमन्ना किसकी रहेगी। ईशानी ने अपना सर सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मीत ने उसे ऐसे देखकर पूछा, अब कैसा फील कर रही हो। थोड़ा सर भारी है, तुम ठीक कर दो। उसके मुंह से ना जाने कैसे निकल गया। सामने वो इंसान हो जिसके लिए जज्बात घुमड़ रहे हो तो जीभ पर कंट्रोल कैसे हो सकता है। प्यार करना तो हम सीख जाते हैं, पर उससे बाहर आना हमारे हाथ में कहाँ होता है। किसी से जितना प्यार किया जाए उतना ही उससे दूर रहना भी आना चाहिए, वरना हालत ईशानी की तरह हो सकती है। क्योंकि मुकम्मल इश्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यूँ खुद को ही झोंक देना कहाँ तक सही होता है। सॉरी। ईशानी अपनी गलती पकड़ी जाने पर शर्मिंदा होते हुए बोली और बाहर देखने लगी। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। अब मीत तो मीत था और वो उसे छेड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सॉरी, मैंने कहा ना, ईशानी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदलने लगे कि मीत ने झट से बोल दिया, नहीं लेना तुम्हारा सॉरी, और हंसने लगा। मत लो, ईशानी मुंह फेर कर बोली। सीधे गाड़ी चलाओ, तुम्हारा पता नहीं पर मेरा एक बच्चा है। ये कर दी ईशानी ने चुभने वाली बात। जिसे हम चाहते हैं उसकी कही कड़वी बातें इतनी चुभ क्यों जाती है। इसका सही जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा। जो अपना है उसका बस अच्छा कहा ही हम सुन सकते हैं। उसने ज़रा सा कड़वा कहा कि सीधा ठक करके दिल पर लगता है। वो मेरा भी बच्चा है, मीत ने भी गुस्से में कह ही डाला। जब पैदा हुआ था तब कहाँ गए थे आप। अब आ गई ईशानी बीवे वाले लड़ने के फॉर्म में। आउट ऑफ इंडिया था, क्या करूं, किसी ने दिल के साथ साथ देश निकाला ही दिलवा दिया था। मीत भी आज सारे गिले शिकवे दूर करने के मूड में था। छोटी ही सही पर कोशिश काम कर रही थी। थोड़ी सी परवाह होती तो कहा होता, मुझे रोका होता, ईशानी ने कहा। अब मीत ने गाड़ी साइड में लगा दी। तुझे लड़ना है, चल पहले लड़ लेते हैं। घर का क्या है, आधा घंटा देर से पहुंच जाएंगे। हाँ थी परवाह, तभी तेरी हर बात मानी। मैंने तेरा हल फैसला मंजूर किया तेरी वजह से, और तुझे अभी भी ये जानना है कि परवाह थी या नहीं। मीत उसकी तरफ मुंह करके अपना सीट बेल्ट निकालकर बोल पड़ा। जब प्यार में लड़ाई होती है तो बस उसके सवालों का जवाब ही नहीं दिया जाता, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। जो दिल में हो सब बोलने का दिल करता है। फैसला मंजूर करने को किसने कहा था। इधर उधर मुंह मारा और मुझ पर ही गुस्सा। ईशानी ने भी अपनी सीट बेल्ट हटाकर उसकी तरफ घूरना चालू कर दिया था। मीत ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। क्या कहूँ, कहाँ मुंह मारा मैंने, पर ठीक है, ये धब्बा तो कितने सालों से लगा हुआ है और पूरी लाइफ लगा ही रहेगा। मीत बोल पड़ा। तुमने कभी समझने की कोशिश की जो इल्ज़ाम लगा रही हो वो सही है भी या नहीं। मीत अपना हाथ देखते हुए बोला। लगा ली ना। ईशानी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। रहने दे, देखी तेरी परवाह, देखा तेरा प्यार। उसने अपना हाथ खींच लिया। 1 मिनट दोनों चुप थे। मीत ने गाड़ी की चाबी घुमाई ही थी कि ईशानी कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। मीत ने दोबारा गाड़ी बंद की। देख, तू डिसाइड कर ले, लड़के ख़त्म करना है या मुंह फुलाना है। ये बार बार गाड़ी चला और बंद करने में भी टाइम निकल जाता है। मीत उसे उंगली दिखाकर बोला। अब ईशानी चुप हो गई। बोल, अब क्या बोल रही थी। उस वक्त तू लड़ी थी बेवजह, बिना वजह जाने बस इल्ज़ाम थोप दिया। मुद्दे की गहराई देखनी चाहिए थी। मीत ने आगे कहा। तू किसी और लड़की के साथ रातें रंगीन करेगा तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगी। ईशानी ने मीत का कॉलर पकड़ते हुए कहा। देख, तू कपड़े फाड़ने और फिजिकल होने की कोशिश कर रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मीत शरारती मुस्कान के साथ बोला। ईशानी उसे देख रही थी जैसे कह रही हो, हाँ तुझ पर प्यार आ रहा है मीत, ज़बरदस्ती ही सही गले लगा ले। पर उसने झेंप कर उसकी शर्ट छोड़ दी और दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इसीलिए कहा गया है कि लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दिल में हाँ, होठों पर ना, दिल में ना, होठों पर हाँ। उफ, बहुत उलझा हुआ मामला होता है। खैर, लड़कियों का नेचर जैसा है वैसा है, उसे बदला तो नहीं जा सकता। लड़के कुछ करें तो मार खाएं और कुछ ना करें तो मार खाएं।
मीत की हालत भी वैसी ही थी। हमेशा से समझाया है थोड़ी दूर से बात किया कर, फिर कुछ हो गया तो इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाएगी। मीत पूरे शरारती मूड में था। अब घर चलें, ईशानी शर्माती हुई बोली। पक्का, सोच ले फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और हाथापाई करनी है तो वो भी बता दे। जो भी मन में है तू बस खो बोल। मीत लगा हुआ था उसका मुंह खुलवाने में। कुछ जख्मों का इलाज दवा नहीं, बातें होती हैं। मीत, घर चलो। ईशानी ने उसकी तरफ देखा। सच्ची में घर चलते हैं ईशानी, बहुत थक गए हैं। मीत इमोशनल होकर बोल पड़ा। बस इतनी सी ही तो बातें करनी थी उन्हें, अतीत के उस दिन पर भी। पर कहते हैं ना, क्रोध सब कुछ जलाकर खाक कर देता है। उनकी जिंदगी भी बस इसी क्रोध का शिकार हुई थी। उनके बीच प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था, बस गुस्सा और नफरत बीच में आ गए थे। वक्त के साथ ये सब खत्म होने को था। वो प्यार आज दोबारा दोनों की आंखों में दिखाई दे रहा था। मीत ने दोबारा ईशानी और अपनी सीट बेल्ट लगाई, गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच गए ईशानी के फ्लैट पर। सुखी जी उनका वेट कर रही थी। क्या कहा डॉक्टर ने? सुखी जी उनके अंदर घुसते ही बोली। अंदर आ जाए कि यहीं से बताना है? मीत बोल पड़ा। हाँ हाँ, सुखी जी हटते हुए बोली। सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, मीत ने उन्हें अंदर आते हुए कहा। उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए दोनों हाथ जोड़े कि अंश बाहर आया। हेलो मीत, आजकल तुम रोज़ मिलने आते हो। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हाँ, मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत दूर है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। मीत उसे गोदी में उठाते हुए बोला। वाओ मीत, परफेक्ट, अंश उसकी गोदी में आते हुए बोला। मीत ने उसे उठाया और सोफे पर बैठाया और खुद का ब्लेजर निकालकर सोफे पर डाल दिया, जिसे अंश ने उठाकर पहन लिया। मीत उसे मुस्कुराकर देख रहा था और ईशानी मीत को। सुखी जी ने ईशानी को देखा, वो मीत को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसको डॉक्टर ने बम भोले वाला प्रसाद पिला दिया क्या? देखो कैसे देख रही है तुम्हें, सुखी जी ने मीत से कहा। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मीत आंखें मटकाकर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। मीत, लेकिन हमारा घर तो छोटा है, तुम कहाँ सोओगे? ये आया अंश का सवाल। कहते हुए मीत ने इधर उधर देखा। एक काम करना, तुम मम्मा के साथ शिफ्ट हो जाना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे छोटे से बेड पर सोने की। मीत मुंह बिगाड़ते हुए बोला। वो बेड तो बहुत छोटा है मीत, और मेरे टॉयज भी मेरे रूम में है, सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। अंश अपने बाल आंखों से हटाते हुए बोला। सबसे पहले तो तेरे बाल छोटे करवाने पड़ेंगे। मीत उसके बाल ऊंचे करते हुए बोला। नहीं, ऐसे बाल स्मार्ट लगते हैं, ईशानी बोल पड़ी। अरे कितनी प्रॉब्लम हो रही है उसे, तुम्हें स्मार्ट की पड़ी है, मीत बोल पड़ा। सुखी जी दोनों हाथ गाल पर टिकाए उन्हें देख रही थी। कौन कहेगा यह मियाँ बीवी नहीं है? अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। हाँ तो क्या करेंगे, कहाँ सोएंगे? अंश सोचने लगा। वो दोनों उसको देख रहे थे। कहते हुए अंश ने अपनी छोटी सी खोपड़ी चलाई। एक काम करना, तुम मम्मा के साथ उनके रूम में सो जाना। हाय, कहते हुए मीत ने अपने सीने पर हाथ रखा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर तेरी माँ नहीं मानेगी। कहते हुए उसने ईशानी को मुंह बनाकर देखा। बेटा हो तो ऐसा, तू रहा इसके साथ है पर गया मुझ पर है। कहते हुए मीत उसकी बलाइयाँ लेने लगा और ईशानी की तरफ देखकर आईब्रोज ऊंची करके आंखें मटकाकर उसे शरारती मुस्कान से छेड़ने लगा। ईशानी ने शर्माकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जो भी था, सुखी जी को बड़ा आनंद आ रहा था। अंश लगा हुआ था अपनी बातों में और मीत लगा हुआ था आंखों से ईशानी को छेड़ने में। ईशानी कभी हंसती तो कभी शर्मा जाती, और सुखी जी उन सबको देखकर खुश हो रही थी। अंश बोल पड़ा। तो फिर ये पक्का कि आज से मीत मम्मा के साथ उनके रूम में सोएगा? ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अंश ने अपने बाल आंख से हटाते हुए बोला। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मीत शर्माते हुए बोला। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों? ईशानी आखिर बोल ही पड़ी। और तुमने कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की, पहली फुर्सत में निकलो। ईशानी अपने पुराने फॉर्म में आते हुए बोली। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा नहीं करते, मीत तो आखिर मीत था, वो हंसते हुए कहने लगा। मीत के मुंह से भाग्यवान सुनते ही ईशानी की हंसी निकल गई। उसने वहां से उठकर अंदर जाने में ही अपनी भलाई समझी और वो चली गई। उसके जाते ही सुखी जी बोल पड़ी। बाकी सब तो ठीक है, पर तुम्हारा यहाँ रहना कहाँ तक ठीक है? ये सवाल तो मीत को भी परेशान कर रहा था। उसे सोसाइटी की परवाह नहीं थी, पर ईशानी को हमेशा इन चीज़ों की परवाह होती थी। आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, मीत ने कहा। लाइफ में हर प्रॉब्लम अपने साथ सॉल्यूशंस लेकर आती है। बिना सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसका भी हल होगा और उसे भी ढूंढ ही लेंगे, मीत ने कहा। और वो आगे बोला। अभी आपको कुछ बताना है क्या? सुखी जी बोल पड़ी। चूंकि ईशानी सामने बैठी थी तो मीर डॉक्टर की बातें सुखी जी को बता नहीं पाया था।
ईशानी ठीक नहीं है, मीत ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मतलब? सब कुछ ठीक लग रहा है, थोड़ी देर पहले बातें भी तो नॉर्मल कर रही थी। सुखी जी ने चौंकते हुए पूछा। अंश, तुम जाकर मम्मा को मनाओ ना, ताकि वो मुझे यहाँ रहने दे। मीत ने क्यूटली मुंह बनाते हुए अंश को काम पर लगाते हुए कहा, ताकि वो वहाँ से चला जाए। अंश तो ठहरा। अंश, यह मिशन तो पूरा करना होगा, कहते हुए वो ईशानी के रूम की तरफ गया। मीत ने डॉक्टर की कही एक एक बात सुखी जी को बताई। सुखी जी की आंखों में कभी आंसू आते तो कभी उन्हें डर लगता, कभी खुद को उसकी हालत की जिम्मेदार समझती तो कभी मीत को ही डांट लगा देती। पूरी बात सुनाने के बाद वो बोला, आप मेरी मदद करेंगी और उसे समझाएंगी कि मैं यहीं रहूँगा कुछ दिन, फिर जैसा वो कहेगी वैसा ही करेंगे। मीत आगे बोला। सुखी जी कुछ कहती इससे पहले ही उनकी डोरबेल बजी। उन्होंने उठकर गेट खोला। सामने वीर था, बड़ी सी ट्रॉली लिए। तुम्हारा तो ठीक है, पर अब इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे? सुखी जी उसको देखते ही अपना सर पीट कर बोली। मैम, ये मीत सर का सामान है। वीर उन्हें ऐसे देख कर बोला। इतना सारा? वो ट्रॉली की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, लगता है इतना। आपकी जनरेशन का नहीं हूँ जो दो जोड़ी कपड़ों में काम निकल जाए। मीत बोल पड़ा। उसने वीर को अंदर बुलाया। वीर उसका सामान अंदर लाकर रखते हुए बोला, सर, इसे किस रूम में शिफ्ट करना है? कहीं नहीं, अभी मैं खुद को यहाँ शिफ्ट करवा लूँ, फिर बताता हूँ। मीत बोल पड़ा। अच्छा, तुम्हें मैसेज किया था फ़ोन के लिए, तुम लेकर आए? मीत ने पूछा। हाँ सर, कहते हुए वीर ने उसे एक पैकेट पकड़ाया। थैंक यू, मीत ने उसे कहा और फ़ोन निकाल कर देखने लगा। एक काम और, फुल टाइम के लिए 2 मेड का बंदोबस्त करो, मीत ने कहा। जी सर। उसने घर देखा। 3 BHK का छोटा सा फ्लैट था। सर, आप कहें तो एक बड़े फ्लैट का अरेंजमेंट करवा दूं, वीर ने कहा। अभी नहीं, मैं बता दूंगा जब ज़रूरत होगी, मीत कहने लगा। ओके सर। सर, गार्ड्स की ड्यूटी लगवा दी है फ्लैट के बाहर, वीर ने आगे बताया। उसकी ज़रूरत नहीं है, मीत ने एकदम कह दिया। सर प्लीज़, वो नेसेसरी है, वी ने कन्वेंस करते हुए कहा। कितने लोग हैं? मीत ने जानकारी चाहिए। 5 लोग हैं टोटल, 2 फ्लैट के बाहर और 3 बिल्डिंग के नीचे। ठीक है, तो लोग कम कर दो, एक ही रखो बाहर बस, मीत ने समझाया। जी सर, वो मैं देखता हूँ, वी ने उसका सामान एक कोने में शिफ्ट करते हुए कहा। और तुम घर जाओ, मीत ने उसे कहा। नहीं सर, मैं यहीं रहूँगा रात तक, वी ने जवाब दिया। ठीक है, तो जहाँ जगह मिले देख लो, मीत घर को देखते हुए बोला। आवाज़ सुनकर ईशानी बाहर आई। ये सब क्या है? वो सुखी जी को देखते हुए पूछ बैठी। कितनी आवाज़ हो रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है। सर दर्द का नाम सुनकर सुखी जी घबरा गई। तू अकेली न रहा कर कमरे में, रुक, तेरे लिए अच्छी वाली कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। सुखी जी भागते हुए किचन में जाने लगी। क्या है ये, ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? उसे सब पता चल जाएगा, मीत उनके पीछे किचन में जाते हुए बोला। खाना क्या बनाया है वो खिलाओ, ताकि उसे मेडिसिन दी जा सके, मीत ने किचन में बर्तन देखते हुए बोला। ओह अच्छा, हाँ खाना पूरा रेडी है, तुम चलो मैं लगाती हूँ, कहते हुए सुखी जी ने सबके लिए डिनर लगाया। खाने के टेबल पर मीत, ईशानी, अंश और सुखी जी के साथ वीर भी था। हैप्पी फैमिली किसे कहते हैं वहाँ पता चल रहा था। खाने के कुछ देर बाद ईशानी अंश को सुलाने के लिए उसके रूम में ले गई। मम्मा, आपको नहीं लगता मीत इज़ ए नाइस गाय? अंश बोल पड़ा। ईशानी ने उसे देखा। आंखें बंद करो तुम, कहते हुए ईशानी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। कुछ देर में अंश सो चुका था। सुखी जी भी अपने रूम में सोने चली गई थी। मीत बाहर टीवी के चैनल बदल रहा था। ईशानी उसके पास आकर बैठी। मीत ने उसकी तरफ देखा। कब तक का प्लान है तुम्हारा यहाँ रुकने का? ईशानी उसके सामने बैठते हुए पूछ बैठी। 1 मंथ। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, मीत ये जानता था, पर उसे ईशानी के हर सवाल का कुछ न कुछ जवाब ज़रूर देना था। लोग बातें बनाएंगे मीत, सोसाइटी वाले कुछ भी कहेंगे, ईशानी धीरे से बोली। क्या चाहती हो? मीत ने भी पूछ ही लिया। कल सुबह अपना सामान लेकर वापस घर जाओगे, ईशानी ने बोल दिया। ठीक है, मीत ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कह दिया। बस एक चीज़ का जवाब दे दो, मीत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पूछो, ईशानी की नज़रें मीत पर थी। मुझे कब तक सज़ा भुगतनी है? कोई टाइम लिमिट है? अंश के बारे में क्यों छुपा कर रखा था? मीत की आंखों में सवाल थे, इसका कोई जवाब नहीं था ईशानी के पास। कुछ देर चुप रहने के बाद ईशानी ने अपना लैपटॉप ऑन किया। वो मीत के पास आकर बैठ गई। अपने फोल्डर को ओपन करके मीत के सामने लैपटॉप करते हुए बोली। अंश के बचपन की पिक्चर्स देखनी है? ईशानी लैपटॉप को देखते हुए बोली। मीत की आंखों में खुशी थी। हाँ, वो बोल पड़ा। ईशानी ने एक एक करके अंश की पिक्चर्स उसे दिखानी शुरू की। जब वो कुछ महीनों को था
उसके बचपन के वीडियो जब उसके मुंह में बस 2 दांत थे। इसको देखो कितना क्यूट लग रहा है। मीत एक एक करके पिक्चर्स को छूकर महसूस कर रहा था, जैसे उसका पूरा बचपन वो जीना चाहता हो। ये देखो जब उसने पहली बार चलना शुरू किया था। ईशानी उसे एक एक मोमेंट दिखा रही थी अंश के बचपन का, और मीत उसे जी भरकर जी रहा था। ये देखो फर्स्ट बर्थडे, ये वाली देखो अंश का जिक्र हो रहा था। सामने लैपटॉप पर पिक्चर्स थी और मीत और ईशानी दोनों उन लम्हों को जी रहे थे। कुछ देर बाद मीत ने ईशानी को थैंक यू कहा। ईशानी ने देखा मीत आंखों में नमी लिए मुस्कुरा रहा था। वो शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहा था कि वो कितना अच्छा महसूस कर रहा है। ईशानी उसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देख रही थी। तेरी एक मुस्कुराहट पर थम सा जाता है। झूठ कहते हैं कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। थोड़ी देर वो ऐसे ही मीत को देखती रही, फिर अपने रूम में गई। एक पिल्लो और चादर लेकर आई। अंदर रूम में जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी। वो उसे उठने का इशारा करते हुए बोली। इट्स ओके, मीत ने कहा। नहीं, तुम्हें आदत नहीं है और रात भर नींद नहीं आई तो बीमार पड़ जाओगे, ईशानी फोर्स करते हुए बोली। मीत ईशानी की तरफ देख रहा था। अगर ये प्यार नहीं है तो क्या है? क्यों मजबूर करती है मुझे खुद से दूर जाने को? मुझे ये तकिया और चादर दो और तुम जाकर आराम से सो जाओ। मीत उसके हाथ से पिलो और चादर लेते हुए बोला। ठीक है, कहते हुए ईशानी अपने रूम में चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वो पंखा देख रही थी। उसे अचानक लगा कि पंखा उस पर गिरने वाला है। उसने डर के मारे अपना मुंह चादर से ढक लिया। उधर मीत ने बड़ी बड़ी बातें करके खुद को बाहर सोफे पर सोने की बात तो कह दी थी, पर सोफे पर नींद कहाँ आती है। वो बार बार पलटता, कभी ऐसे तो कभी वैसे सोने की कोशिश करता। ईशानी आंखें खोले चादर के अंदर थी। उसे अचानक लगा कि उसके हाथों पर अजीब सी गांठें महसूस हो रही हैं। उन्हें फील करके ईशानी को घिनसी आने लगी। उसने झट से चादर से हाथ बाहर निकालकर बाहर रखा लॉन्ग स्लीव का शर्ट खींचकर अंदर पहन लिया। वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उधर मीत को तो नींद आ ही नहीं रही थी। वो बार बार वॉशरूम जाता और गुजरते हुए ईशानी के रूम की तरफ देखता। वो सर से पैर तक पूरी तरह खुद को कवर करके सोई थी। मीत को लगा शायद ईशानी को नींद आ चुकी है। वो वापस अपने सोफे पर आकर सो गया। ईशानी का गर्मी के मारे बुरा हाल होने लगा। उसने अपना चादर थोड़ा सा हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही लड़की उसके सामने थी। ईशानी का मुंह चादर से बाहर आते ही वो बोल पड़ी। ईशानी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। उसने ईशानी के हाथ पकड़ लिए। ईशानी ने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, पर उस लड़की ने बोलना बंद नहीं किया। वो लड़की एक सांस से बोले जा रही थी और ईशानी बहुत परेशान हो उठी। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। ईशानी एकदम लाचार सी बेसहाय सा महसूस करने लगी। ये सब तुझे मार डालेंगे, तू इन्हें मार डाल, वो लड़की बोले जा रही थी। ईशानी की आवाज़ तक बंद हो गई थी। वो चिल्लाना तो चाह रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। ईशानी अपने हाथ जोरों से हिलाने लगी और इसी चक्कर में पास में रखा कांच का गिलास टूटकर गिर गया और ईशानी उस पर से दौड़ के बाहर निकल गई। आवाज़ सुनकर मीत चौंका और दौड़ के उसके कमरे में जाने लगा कि सामने से ईशानी दौड़ के आई और उससे चिपक गई। वो लड़की, वहाँ वो लड़की है। वो बेतहाशा घबराई हुई थी, कंटिन्यूस रोए जा रही थी। वो वहाँ पर है, कोई नहीं है ईशानी वहाँ। मीत उसे प्यार से कहने लगा। तुम भी नहीं मान रहे ना, तुम सब एक जैसे हो, कहते हुए ईशानी ने उसे धक्का दिया। मीत ने दोबारा उसे अपने पास खींचकर गले से लगाया। टू बी कंटिन्यूड।